नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे सचिन यादव एकेडमी पे। और आज हम क्लास सेकेंड कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ की क्विज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, दूसरा है वित्त मंत्री, थर्ड है वित्त मंत्रालय के सचिव, फोर्थ वन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जितने भी सारी करेंसी होती है उन पे सब पे सिग्नेचर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, बट 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो यहाँ से इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? चार ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। पहला है आर्य समाज, दूसरा रामकृष्ण मिशन, तीसरा ब्रह्मो समाज और फोर्थ है आपका प्रार्थना समाज। तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने जो स्थापना की थी वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी 20 अगस्त 1828। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1828 में। आर्य समाज की जो स्थापना थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। इसको हम ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। 1857 में कहाँ पे? कोलकाता में बेलूर मठ है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है, कोलकाता में बेलूर मठ में। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो व्यवस्थाएं थी ये धार्मिक सुधार के लिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इनकी स्थापना हुई थी और इन्होंने समाज में पुनर्जागरण का काम किया था। सबसे पहले इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसने क्या था, बंगाल में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार की नींव रख दी थी। तो ब्रह्म समाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, फिटकरी से अशुद्ध पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमल्सीकरण, अवशोषण, अधिशोषण या स्कंदीकरण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्कंदीकरण, या फिर इसको हम कहते हैं अवसादन, अवसादन विधि, अवसादन विधि। इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। तो फिटकरी कैसे शुद्ध करती है? सेडिमेंटेशन विधि से। जब इसे पानी मिलाया जाता है तो जो पानी में अशुद्धियाँ होती हैं वो तली में बैठ जाती हैं, जिससे क्या कहते हैं? सेडिमेंट या अवसाद। तो फिटकरी से अवसादन विधि से पानी को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पृथ्वी के सबसे निकटतम वाली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा निकट जो होती है पृथ्वी के, वो कौन सी होती है? आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहली है ट्रोपोस्फियर, दूसरा एक्सोस्फियर, तीसरा स्ट्रेटोस्फियर और चौथा है आपका आयनोस्फीयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रोपोस्फियर। तो ये मान लो क्या है, आपकी अर्थ है। मैं बताता हूँ सारी परतें कैसी होती हैं। ये है आपकी अर्थ। तो सबसे पहले इस पे होती है ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आपकी परत होती है मीजोस्फियर। कौन सी परत होती है? मीजोस्फियर। दोस्तों ध्यान रखें। और मीजोस्फीयर के ऊपर होती है आपकी थर्मोस्फीयर। कौन सी होती है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के ऊपर और सबसे जो ऊपर होती है परत वो होती है एक्सोस्फीयर। कौन सी होती है? एक्सोस्फीयर। तो इसके नाम से भी दिख रहा है कि एग्जिट यानी कि एक्सोस्फीयर। तो ये सीक्वेंस है परतों का। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर और उसके ऊपर एक्सोस्फीयर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और कई बार ये पूछा जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मीठी होती है, ग्लूकोज बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा जो मिठापा होता है वो किस में होता है? फ्रक्टोज में। और ये फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए से फ्रूट कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फलों में फ्रक्टोज ही पाई जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, SIDBI किसका द्योतक है? SIDBI दोस्तों तो ये बैंक है सिडबी। क्या कहते हैं इसे? सिडबी बैंक कहते हैं। इसका जो एक्सपेंड है यानी कि जो फुल फॉर्म है इसकी वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछ लेता है।
और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1990 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू की गई। एक एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई। करता क्या है ये सिडबी? सिडबी देता है MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं उनके लिए क्या देता है? ये लोन देता है। सिडबी किसके लिए लोन करता है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सपोर्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसून जलवायु क्षेत्र, मरु क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये मान लो आपकी भूमध्य रेखा है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो 5 डिग्री नॉर्थ में ऊपर और 5 डिग्री आपके साउथ में, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो कौन सा कहलाता है आपका? एवरग्रीन या फिर सदाबहार, जो हमेशा हरा भरा रहता है। यहाँ पे चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। पतझड़ होता जरूर है लेकिन नई पत्तियां आती भी रहती हैं साथ साथ। जैसे पहाड़ों पे देखा आपने, हमेशा वन हरे भरे रहते हैं, तो वही किस्म का वन यहाँ पे पाया जाता है भूमध्य रेखा के आसपास। उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखीय वन या फिर सदाबहार वन। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब चीज़ों में यहाँ पे पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? लोक नृत्य मतलब जो किसी लोकल का, मतलब फॉक। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी और गरबा। दोस्तों नृत्य 2 तरीके होते हैं, एक तो लोक नृत्य होता है और एक होता है शास्त्रीय। कौन सा होता है? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल डांस। क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस। तो मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है, कथकली भी आपका क्लासिकल डांस है और मणिपुरी भी कौन सा डांस है? क्लासिकल डांस है। ये तीनों कैसे डांस हैं आपके? शास्त्रीय नृत्य हैं। और जो गरबा है वो है आपका लोकल। ये कहाँ पे होता है? नवरात्र के समय। ये गुजरात में, गुजरात में स्त्रियां पुरुष डांस करते हैं। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा गरबा करते हुए। तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य, यहाँ से ध्यान रखें। मोहिनीअट्टम क्या है? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है। कहाँ का है मोहिनीअट्टम दोस्तों? मोहिनीअट्टम बिलोंग करता है केरला से। कौन से स्टेट से? केरला स्टेट का। और कथकली, कथकली भी केरला स्टेट का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी, मणिपुर का। इसके नाम से ही पता लग रहा है कहाँ का क्लासिकल डांस है, मणिपुर का दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है जीवी मावलंकर, वो आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अंतिम और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका तो आंसर आपको अधिकतर को पता ही होगा, कब हुई थी? 1942 में। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई। कहाँ पे? मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन से। महात्मा गांधी ने नारा भी दिया था कि करो या मरो, और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगले ही दिन गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बहुत बड़े बड़े लीडर सारे गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन आंदोलन तब तक पूरी तरीके से फैल चुका था। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि सभी ने असहयोग आंदोलन की तरह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस आंदोलन में युवाओं ने भी देश के बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त 1942 को हुई थी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में। तो दोस्तों इसी आंदोलन के बाद अंग्रेजों को मजबूर होकर भारत छोड़ना पड़ गया था। और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी दौरान चल रहा था। कब से कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई थी और ये समाप्त कब हुआ था दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, और इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इसको लाभ मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके के प्रैक्टिस के लिए लाता रहूं, जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।